एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी ऑनलाइन विद के में। देखिए आज की जो हमारी वीडियो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं। आज हमारी बुक का नाम है MED8। इसको हम भूमंडलीकरण और पर्यावरण भी बोलते हैं। और देखिए इसमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कराऊंगी जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कराऊंगी उसमें से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी करा रही हूँ। और जब आपके एग्जाम होंगे उस टाइम पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दूंगी। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आपके लिए सब चीज़ें रेडी कर दूंगी। तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है विश्व पर्यावरण सम्मेलन और घोषणाएं। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन होता है उसमें क्या क्या घोषणाएं की जाती है और कौन कौन से सम्मेलन होते हैं। तो इसमें से रिलेटेड अभी जून में भी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था और आपके पहले दिसंबर में भी आ चुके हैं, तो इसलिए आपको ये चैप्टर मैं करवा रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आप सबका सपोर्ट मेरे साथ बना रहे और मैं आपके लिए और अच्छी फिर वीडियोस बना के लाऊं और चैप्टर्स पे बनाऊं। तो चलिए आज की वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि संधियां, प्रोटोकॉल और घोषणाएं होती क्या है। पहले तो हम ये जान लें। देखिए संधियां एक मुलाकात की ज़रा होती हैं। संधियां आपको पता है ना, संधियां होती है, समझौते होते हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को सुलझा सकती है। अगर समझ लीजिए आपका किसी देश के साथ है, हमारा किसी देश के साथ, जो हमारा देश है भारत, उसका किसी और देश के साथ कोई झगड़ा है या कोई बातचीत है, मतलब कि कोई अनबन हो गई है, तो अगर वो एक मुलाकात वहाँ जाके कर लेते हैं, वो एक मीटिंग कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके जो मुद्दे हैं वो सुलझ जाते हैं बस एक मिलने से ही, क्योंकि बातचीत होती है फिर, है ना। तो इसी प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं उसमें संधियां और समझौते एक एक्सप्रेस की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, एक एक्सप्रेस की तरह ही होते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन होती है कि बहुत फास्ट चलती है, उसी प्रकार से जो संधि और समझौते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये अभिनेताओं की तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रवेश करते हैं। और इन संधियों में रहने के लिए कहा जा सकता है और तुलना भी की जा सकती है। देखिए जो संधियाँ बनती हैं, कोई संधियाँ बनी है, समझ लीजिए एक देश के दूसरे देश के साथ कोई संधि हुई है, कोई समझौता हुआ है, तो वो उसमें रहेंगे भी, क्योंकि उन्होंने अगर संधि कही है तो दोनों को उसका पालन करना इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें रहना इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा इसकी तुलना भी की जा सकती है कि ये ठीक है नहीं ठीक है, वो चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल क्या होता है। देखिए प्रोटोकॉल जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है। प्रोटोकॉल एक नियम होता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में दिखाया जाता है। देखिए जो प्रोटोकॉल होता है ये संधि की जो रूपरेखा होती है, जो संधि होती है, और जो सामान्य दायित्व होते हैं और इसकी जो बुनियादी संस्थागत होती है, इन सबको प्रबंध को बनाता है, बताता है कि जैसे कोई संधि है उसकी रूपरेखा क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, या फिर कोई और बुनियादी संस्थागत है उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये उसको बताता है। उसका जो पूरा प्रबंध होता है कि किस प्रकार से वो हुआ है उसको ये एक्सप्लेन करता है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं वो एक संधि और संशोधन के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ता है। जो प्रावधान होते हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो प्रावधान होते हैं उनको जोड़ता है। अब हम पढ़ेंगे घोषणाएं कि घोषणा क्या होती है। देखिए इसमें बता रहे कि बहुत से ऐसे सम्मेलन हैं जो पर्यावरण के मुद्दों को लेके बात हो रही है, जिसमें और इसमें विकास और पर्यावरण से जोड़ता भी है। कि पहले के टाइम पे क्या होता कि पर्यावरण से जो मुद्दे होते थे उनको हम बोलते थे कि विकास में बाधा आती है, परंतु पर्यावरण के जो मुद्दे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से विकास और पर्यावरण से जोड़ रहे हैं कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकता है। और इन सम्मेलनों में कि जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके विचार को महत्वपूर्ण स्थान भी मिला है, कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने विचार रखते हैं पर्यावरण को लेके, विकास को लेके, कि दोनों साथ साथ चलते हैं, इम्पोर्टेंट है दोनों ही, तो इन्हों को लेके महत्वपूर्ण स्थान भी उनका रखा गया है वहाँ। देखिए इतने सारे सम्मेलन हुए, उसमें से जो 1972 में स्टॉकहोम का जो सम्मेलन हुआ और जो 1992 का संयुक्त राष्ट्र ब्राजील सम्मेलन था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मुख्य भी हैं, जिनको हम प्रमुख बोलते हैं वो हैं ये। देखिए जो 1972 का संयुक्त राष्ट्र के विश्व सम्मेलन हुआ था उसमें विकासशील और विकसित जो देश होते हैं उन दोनों के जो पर्यावरण के बारे में जो भिन्न भिन्न पहलू हैं उन पर प्रकाश डाला गया कि दोनों की जो राय है, दोनों के देश में जो प्रॉब्लम है विकासशील और विकसित देश में, उनकी क्या क्या बातें हैं उन सबको रखा गया और उस पर प्रकाश डाला गया। और देखिए जो सम्मेलन हुआ इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो पर्यावरण मानक होते हैं वो बने, कि पर्यावरण अच्छे से बने, ठीक है, पर्यावरण को कोई नुकसान
ना पहुँचे और जो घोषणाएं हैं वो अच्छे से बने और वो कहते हैं सभी उसको अपनाएं भी, कि सभी उसका पालन भी करें। तो पर्यावरण से रिलेटेड ये घोषणाएं हुई थी जो वो बताए जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे घोषणाएं और शिखर सम्मेलन। देखिए कई ऐसे सम्मेलन हुए हैं जो पर्यावरण मुद्दे के ऊपर ही हुए हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो, वो विकास और पर्यावरण से संबंधित ही रहे हैं। और इस सम्मेलन में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने विचार को रखा है और इनमें परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्या था, जो 1972 का स्टॉकहोम जो सम्मेलन था, और 1992 में जो ब्राज़ील का था, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है वही इसमें बताया जा रहा है। फिर इसमें वही बता रहे हैं कि 1972 में जो पर्यावरण पर स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें विकसित और विकसित देश और जो पर्यावरण से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उस पर रोशनी डाली गई थी। ऊपर की बात डिट्टो नीचे बता रहे हैं इसमें। और देखिए इनमें क्या हुआ कि जो गैर बाध्यकारी घोषणाएं होती हैं स्टॉकहोम के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें जो भी आयोजित किया गया, जो भी इसमें घोषणाएं की गई, ये सब स्टॉकहोम के नाम से जाना जाता है इसको। अब देखिए जो रियो घोषणा थी उसमें जो जैव विविधता था, इसमें जैव विविधता और जो वन होता है, जलवायु परिवर्तन, इन सब की बातें की गई थी। इसमें देखिए जो रियो सम्मेलन है, मैंने आपको बताया कि इसमें वन, जलवायु परिवर्तन, इन सब चीज़ों को ऐड किया गया और ये गैर बाध्यकारी सिद्धांत को अपनाया गया कि इसमें कोई भी बाधा नहीं थी, गैर बाध्यकारी था। इसलिए जो देश हैं उन्होंने भी इसको अपनाया क्योंकि उनके में भी कोई बाधा ही नहीं आ रही थी। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम कभी कोई घोषणा करते हैं, कुछ लागू करते हैं, तो बहुत से देश तो अपना लेते हैं पर कुछ देश नहीं अपना पाते क्योंकि उनके वो बाध्य सिद्ध होता है कि उनके विकास में बाधा आ रही है फिर किसी और चीज़ में। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे वो की गई थी, घोषणा की गई थी, आयोजित की गई थी, ये सब चीज़ें गैर बाध्यकारी थी। ये जो सिद्धांत थे इसमें कोई बाधा नहीं थी, इसलिए हर एक देश ने भी इसको अपनाया था। अब हम पढ़ेंगे सम्मेलन। तो इसके अंदर है उत्तरी दक्षिणी बंटवारा। देखिए उत्तरी दक्षिणी बंटवारा जो है आपको पता ही होगा कि उत्तरी में जो देश है और दक्षिणी में दो देश है, उनके अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंट है। आप पश्चिमी देश अगर देखते हैं, आप अमेरिका हो गया, वहाँ का ब्रिटेन हो गया, आपको ये सब देश देखते हो। और यहाँ देखते हैं एशिया में जैसे कि भारत, आपका पाकिस्तान हो गया, और ये जो साथ साथ के छोटे छोटे देश हैं, इन सब में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वहाँ के देश में क्या होता है कि जनसंख्या इतनी कम है परंतु विकास इतना ज़्यादा है, पैसा इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। परंतु यहाँ देखेंगे तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और परंतु जो यहाँ पे विकास हो रहा है, जो पूंजी है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो उसी का प्रतिशत यहाँ बताया जा रहा है, जिसके उत्तरी की विश्व की केवल 20 जनसंख्या है, किंतु विश्व ऊर्जा करीब 80% वहाँ इस्तेमाल की जाती है। कि 20% विश्व की जनसंख्या वहाँ रहती है उत्तरी में, परंतु जो ऊर्जा होती है, जो प्रयोग होता है चीज़ों का, वो 80% किया जाता है। और यहीं फिर आप उल्टा कर लो यहाँ पे अपने दक्षिणी में कि 80% विश्व की जनसंख्या रहती है और 20% उपयोग किया जाता है ऊर्जा का। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। और बोले दूसरी तरफ जो विकासशील देश हैं दक्षिणी के, वहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जैसे खाना पीना, आपका आवास, कपड़े, रहना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो बुनियादी ज़रूरतें हैं ये भी पूरी नहीं है। इसके लिए भी जो जनसंख्या वो संघर्ष कर रही है इसको पाने के लिए। आप देखते हैं ना हमारे देश में, देख लीजिए जो गरीब लोग होते हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन लोगों को अपना खाना खाने के लिए, एक घर प्राप्त करने के लिए या फिर 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना ज़्यादा इधर उधर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, या फिर पैसे मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए संघर्ष हो रहा है। और वहाँ देखा जाए उत्तरी में जहाँ पे आपका अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है, बहुत सारे देश हैं जो आते हैं, उन लोगों को तो आराम से सब चीज़ें मिल जाती हैं क्योंकि वहाँ पे रहती कम जनसंख्या है, बहुत कम जनसंख्या, और चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं वहाँ, और यहाँ पे उसका उल्टा है। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। और फिर बताया जा रहा है कि विश्व प्रदूषण को बढ़ाने के लिए उत्तरी जो है वो उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि देखिए वहाँ पे आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा विकसित हो गई, जो तकनीकी चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा वहाँ पे ही फैला गया है, उसके द्वारा ही फैलाया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दिया गया और बहुत से ऐसी रासायनिक चीज़ों को उपयोग कर करके चीज़ें बनाई गई जिससे कि प्रदूषण फैल रहा है इतना ज़्यादा। तो
उनका सबसे बड़ा हाथ है और इसलिए दक्षिणी की यह मांग है कि जो उत्तरी प्रदूषण को कम करे और उसका भुगतान भी उत्तरी ही देश करे। क्योंकि देखिए दक्षिणी देश तो अब अपना विकास कर रहे हैं, उन्होंने कहाँ से प्रदूषण फैलाया, उत्तरी देशों ने सबसे ज़्यादा फैलाया। तो दक्षिणी देश बोलते हैं कि हम क्या कहते हैं, उनको भुगतान देना चाहिए, मतलब कि उनको इसका जो भुगतान होता है वो सब देना चाहिए जिससे कि हमारी हेल्प हो सके। और उत्तरी देश को दक्षिणी देश की हेल्प करनी चाहिए जिससे कि क्या होगा कि प्रदूषण कम होगा। और उत्तरी दक्षिणी जो बंटवारा है ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसका समाधान करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो ये बोल रहे जो उत्तरी है वो विकसित देशों का प्रतिनिधित्व करता है, जो दक्षिणी है वो विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसलिए जो दक्षिणी है उसको आमतौर पे हम G77 भी कहते हैं, क्योंकि एक संगठन है G77 जिसके अंदर दक्षिणी देश आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पर्यावरणीय वार्ताओं का इतिहास, कि जो पर्यावरण के ऊपर जो बातें हुई हैं उसका इतिहास अब हम पढ़ेंगे। देखिए पहले के टाइम पे क्या मुद्दे थे महत्वपूर्ण। पहले मुख्य केंद्र थे पर्यावरण संरक्षण की, पर्यावरण को संरक्षण देना चाहिए, ठीक है, वन्य जीवन को संरक्षण देना चाहिए, आपके पक्षी हो गए, झील हो गए, झील हो गए, इन सबको संरक्षण देना चाहिए। किंतु आज की दुनिया में क्या है कि पर्यावरण जो है उन पहलुओं पर तो केंद्रित किया जा रहा है, परंतु जो आपका भूमंडलीकरण है, मुक्त बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इन सब के साथ साथ पर्यावरण की चिंता को भी ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि पहले तो संरक्षण के ऊपर ध्यान दिया जाता था कि संरक्षण करें, परंतु अब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है पर्यावरण में, तो अब इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। विकास के ऊपर से ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि आपका भूमंडलीकरण हो गया, मुक्त व्यापार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये विकास टाइप का हो गया। तो विकास पे तो ध्यान दिया जा रहा है, परंतु जो पर्यावरण की चिंताएं हैं उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और जो उत्तरी दक्षिणी विभाजन है, असमानताएं जो दोनों के देश में है, जिसकी इस देश में कम चीज़ें हैं, उस देश में ज़्यादा चीज़ें हैं, तो दोनों देशों में जो असमानताएं हैं उसकी जो विवाद है वो भी बना रहा है, मतलब कि वो ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। और देखिए अभी तक संयुक्त राष्ट्र ने बहुत सारे पर्यावरण को लेके नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं। और जो वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने जो पर्यावरण संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन या पर्यावरण संरक्षण है, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि वैज्ञानिक बताते हैं कि क्या चीज़ें अब खराब हो रही है पर्यावरण में और हमें क्या करना चाहिए। और अब हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण इसमें बहुत सारे जो कानून और नियम बनाए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए 1872 में जो पक्षी होते हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित नियम स्विट्जरलैंड में नियम बनाए गए थे, जो कि 1884 तो इसमें ये बताया जा रहा है कि 1872 में पक्षी जो होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए स्विट्जरलैंड में नियम बनाए गए, तो वो लागू किए गए हैं कि जो पक्षी होते हैं उनको सुरक्षा दें, उस पर ध्यान रखें। क्योंकि आपको पता है पक्षी कैसे लुप्त होते जा रहे हैं। पहले के टाइम पे मैंने ये भी देखी थी, चिड़िया होती थी छोटी छोटी, आज है नहीं वो, तो बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो पहले होते थे और अब नहीं है। तो उन्हों के ऊपर एक केंद्र बनाया गया है कि जो स्विट्जरलैंड में आपका इस सम्मेलन हुआ था, इसमें पक्षियों की सुरक्षा के ऊपर एक केंद्रित बिंदु रखा गया था कि पक्षियों की सुरक्षा किस प्रकार से रखी गई। सेकंड देखते हैं, देखिए बता रहे पहली बार जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए 1916 में संयुक्त राज्य कनाडा में नींव रखी गई। आपको पता है ना प्रवासी पक्षी कौन से होते हैं, जो एक देश से या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में देश जाते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग ये सब एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, तो प्रवासी पक्षी होते हैं जिनों की नींव कब रखी गई 1916 में जो संयुक्त राष्ट्र कनाडा है उसमें। और 1920 में जो संयुक्त राष्ट्र और जो कनाडा है उसने पानी की जो सीमा होती है उसको अपनाया, जिससे कि जो पानी में प्रदूषण को रोका जा सके। जो पानी में प्रदूषण होता है, जो गंदे पदार्थ, जहरीले पदार्थ पानी में आते हैं, उसको रोका जा सके। तो उसकी एक सीमा रखी गई कि किस प्रकार का पानी गंदा होता है, किस प्रकार का नहीं। परंतु इसको जो अन्य देश हैं या फिर अन्य द्वारा इसको नहीं अपनाया गया। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो वो है पॉइंट है, वो है आपका तेल से जो प्रदूषण की रोकथाम है उसके ऊपर, कि तेल से जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोका जाए, परंतु इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। क्योंकि देखिए नियम बन जाएंगे परंतु लागू जिन देश पे होने हैं वो उनको भी तो अपनाना होगा। जिसके हमने बोला कि ये वाली चीज़ें हम लागू कर रहे हैं ये सबके लिए अच्छी है कि प्रदूषण ना फैले, तो तेल का कम यूज़ करें, परंतु सब देश इसमें हाथ तो नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से देशों में तेल से ही सारे कार्य हो रही हैं, है ना, वहाँ का जो विकास है तेल से हो रहा है, तो वो क्यों उसको रोकेगा। तो वही सब इसमें चीज़ें होती हैं कि बहुत से देश अस्वीकार कर देते हैं।
अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण घोषणा और सम्मेलन पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। देखिए बता रहे हैं कि 1949 में संयुक्त राष्ट्र का उदय हुआ, जो संयुक्त राज्य है उनका उदय हुआ, और फिर तब से ही जो पर्यावरण को लेके जो सौदेबाजी होती है, फिर नए नए अध्ययन शुरू हो गए। तो इसमें बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, बहुत सारे सम्मेलन हुए, वो सब बता रहे हैं। पहला हम पढ़ेंगे 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अभी जो हमने पढ़ा है वही है इसमें, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो 1972 में हुआ था, जो संयुक्त राष्ट्र स्टॉकहोम में जो किया गया था आयोजित, और इसमें मानव पर्यावरण संरक्षण के ऊपर, उसको रोकथाम के ऊपर बात की गई थी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के जो मुद्दे हैं वो इसमें रखे गए थे, और इसमें विकास में नया मोड़ आया था, क्योंकि क्या होता है कि पर्यावरण विकास के साथ साथ चलेगा, ये सब बातें की गई थी। तो इसको आप पोस्ट करके पढ़ लेना। इसमें जैसे कि 109 सिफारिशें थी, 26 सिद्धांत थे, और क्या क्या इनों में मांग रखी गई थी, तो वो सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि इसके जो कार्य हैं, इस पे योजना बनाई गई और सब सहमत हुए, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब है पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग, जिसको हम WCED भी बोलते हैं। 1987 में ये ब्रेडलैंड द्वारा किया गया, किंतु इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा द्वारा की गई। इसमें जो आपके नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कुछ बातें बोली हैं इसके अंदर। ऐसा बोलते हैं कि जो पर्यावरण है ये हमारा सामान्य भविष्य है। सरकारी जो होती है, सरकार जो होती है, जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली है, उसको नियंत्रण करना चाहिए इसमें, कि जो भी पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब चीज़ें इन्हों को देखनी चाहिए। और इसमें पर्यावरण विश्व आयोग बहुत सारे किए गए, ठीक है। दुनिया भर में इसमें कहते जो पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाई गई, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसको क्षति ना पहुँचे, उसको नुकसान ना पहुँचे, ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए, उसको बढ़ावा दिया गया। और इसमें यह था कि जो वैश्विक समानता है वो सबको प्राप्त होनी चाहिए, जो गरीब देश हैं उनके पास भी पूरे साधन पहुँचने चाहिए, पूर्ण वितरण होना चाहिए सब चीज़ों का, और जो उनकी आर्थिक विकास है उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए अमीर देशों के द्वारा, जो उत्तरी देश है उनके द्वारा। और जो ब्रेडलैंड रिपोर्ट है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ें थी, एक तो मानव कल्याण था और एक मानव को पर्यावरण के साथ सततशील रहना चाहिए। एक तो मानव का कल्याण भी हो, दूसरी तरफ मानव को जो प्राकृतिक होती है, पर्यावरण होता है, उसके साथ सततशील रहना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका उतना ही उपयोग करें जितनी ज़रूरत है, ठीक है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी है वो भी इसका प्रयोग कर सके। और इसमें समानता की बात की गई है कि सबको समान रूप से रहना चाहिए, समान रूप से सबके पास सारे साधन होने चाहिए। और उसमें पर्यावरण को संरक्षण को लेके बहुत सारी बातें हुई थी कि पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षणता प्रदान की जाए। और इस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण सतत विकास की अवधारणा के ऊपर बात की गई कि सतत विकास की जो अवधारणा उसका योगदान देना चाहिए और पर्यावरण को जो क्षति है उसको रोकना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको इतना बता दिया, इसका सेकंड पार्ट मैं आगे बनाऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण सम्मेलन में हमने अभी पढ़ा, तो इसमें एक तो ये था कि 1972 में जो सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र में, और आपका दूसरा है कि 1987 में जो आपका ये सम्मेलन हुआ था ब्रेडलैंड में जो हुआ था रिपोर्ट, उसके बारे में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं कि जो जो चीज़ें मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बताई है आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसका सेकंड पार्ट मैं आपके लिए जल्द ही बना दूंगी। और मैं आपके और भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं अब उनों पे बनाऊंगी, तो ये चैप्टर्स सीरियल वाइज भी हो सकते हैं, फिर सीरियल वाइज नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैं पहले कराऊँगी और फिर बाकी चैप्टर्स रह जाए कि वो मैं बाद में करा दूँगी। और जब आपके एग्ज़ाम आएंगे उससे पहले ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूँगी। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी मैंने अभी तक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी 2018-19 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर कराया है और जो चैप्टर्स कराया है, ये आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आपका सिलेबस आएगा तो बुक में से ही, और जो मैंने क्वेश्चंस पहले कराए हैं वो भी बुक में से कराए हैं, तो वो आप में भी आ सकते हैं। और आ सकते ही नहीं, उसमें भी बहुत से क्वेश्चन है जो आएंगे ही, क्योंकि देखिए मैंने जो इतने क्वेश्चंस कराए हैं, इतने 2019-18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आ चुके हैं। अब आपके वो तो नहीं आएंगे, परंतु जो बचे हुए हैं उसमें से क्वेश्चन वो आपके में ज़रूर आएंगे, तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लेना। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि मैं आपको ज़्यादा ना कराऊँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो आपको पहले करा दिए, जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व पहले कराए हैं उसमें से ही आपका एग्ज़ाम भी आएगा, तो मैं थोड़े ही कराऊंगी हम आपको जो आगे कराऊंगी। तो प्लीज़ उन सबको देख लेना, जितने भी चैप्टर कराए हैं उनको भी ज़रूर देख लेना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।